नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का रुख जो है वो बहुत हद तक उसका जो महवर है वो कराची की तरफ है, जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मसलसल सुलह मशवरे में मसरूफ़ हैं, इदारों के साथ भी, अपनी टीम के साथ भी। और वज़ीर आज़म ने जुम्मे के दिन कराची पहुँचना था एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और पैकेज के साथ, लेकिन अब ये बताया जाता है कि कराची जुम्मे को नहीं जाएंगे बिकॉज उसके हिसाब से मसलसल डिस्कशंस हो रही हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर कराची पहुँचेंगे सैटरडे के दिन, यानी हफ्ते के दिन। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और पैकेज कितना कारामद साबित होगा, ये एक इशू है हमारे सामने। और अपोजिशन की जमातें, जहां हम देख रहे हैं कि बतदरीज अब PMLN और PPP के दरमियान पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर एक इत्तेहाद हमें नज़र आता है। कम अज़ कम हमें बताया जाता है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब से कराची में मुलाकात की, तो ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ टेलीफोन पे उनकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात कराई गई और PMLN पीपल्स पार्टी से किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात या गारंटीज़ मांगती है पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए। और फिर 18 सितंबर को वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र बहुत देर से हो रहा है, जिसका चर्चा हो रहा है, अब वो 18 सितंबर उसकी तारीख जो है वो तय पा गई है। ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस PPP, PMLN और बाकी जमातों के साथ क्या कर पाएगी और इसे हुक्मरान जमात किस तरह से दिखती है, ये वो इशूज़ हैं जिन पर हम पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं खुर्रम शेर जमान साहब कराची से, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मेरे साथ ही उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर रही हैं प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MP हैं सिंध में, शर्मिला फारूकी साहिबा। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं आपको एक शॉर्ट सुनाता हूँ। कल जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ कराची में थे, जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से मिलने के बाद, तो उन्होंने कराची की सूरत हाल के हवाले से क्या कहा, और वहाँ से हम अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत की भरपूर मुशावरत से यहाँ पर भरपूर तरक्याती काम यहाँ पर शुरू करने चाहिए। वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता और सियासत ना की गई होती मुशावरत के साथ, सबको साथ मिलाकर, तो मैं समझता हूँ कि हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते। वफाक हुकूमत सिंध के साथ पूरी मुशावरत के साथ फौरी तौर पर यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के इकदाम करे, ताकि लोग जो अभी उनके घरों में पानी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये मसाइल को हल किया जाए। जी, मैं शर्मिला फारूकी साहबा की तरफ चलता हूँ। शर्मिला फारूकी साहबा, आप ख़ुद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की एक बड़ी एक्टिव प्लेयर हैं गुज़श्ता बहुत 20 बरस की तारीख में, 15-20 बरस की तारीख में। ये जो शहबाज शरीफ साहब ने पोजीशन इख्तियार की है पीपल्स पार्टी के और हुकूमत सिंध के अहदेदारों से, वहाँ के लोगों से मिलकर, इससे तो ऐसा लगता है कि आपकी दोनों जमातें समझती हैं कि कराची शहर के हालात के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो जिम्मेदार है, जबकि जो देखने वाला इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है वो महसूस करता है कि आपकी हुकूमत रही सेंट्रल गवर्नमेंट में 2008 के इलेक्शन के बाद, फिर PMLN की हुकूमत रही सेंट्रल गवर्नमेंट में 2013 के इंतखाबात के बाद, और कराची पे मुसलसल आप ही की हुकूमत है 2008 के इंतखाबात के बाद सिंध में। तो ये इस किस्म की पोजीशन की लॉजिक और मंतक क्या है? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बात की कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पहले फेडरल गवर्नमेंट भी थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी। ये 2011 की मैं आपको बात बताती हूँ। उस वक्त भी बड़ी शदीद बारिशें हुई थी सिंध के अंदर, और उस वक्त क्योंकि हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भरपूर मदद करी, चाहे वो NDA में था और दीगर प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ पर हम चाहते थे कि वफाक शराकतदारी करे सिंध के साथ, वहाँ पर उन्होंने भरपूर तावन किया। जब से पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट गई है और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, उस दौरान से लेके अब तक आप हर साल का बजट उठा के देख लें, वफाकी बजट, और उसमें आप फेडरल PSDP उठा के देख लीजिए। एक वक्त था कि जब सिंध को ऑलमोस्ट 20% उसका मिलता था, लेकिन अब हार्डली 1 या 2% मिलता था। ये शुरुआत हुई है नवाज शरीफ साहब के दौर में, और अब जाहिर बात है कि PTI की गवर्नमेंट है तो किसी किस्म की कोई शराकतदारी नहीं है। आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर ये बात की है, देखिए हम कोई कराची के हवाले से 802 अरब के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी मदद करनी है तो इसको मैच करें। फॉर एग्जांपल K4 का प्रोजेक्ट है, वो सिंध हुकूमत एग्जीक्यूट कर रही थी। 2018 में इमरान खान साहब आए, इमरान इस्माइल साहब से मिले, उन्होंने कहा जी सिंध हुकूमत, लेकिन शर्मिला जी, इनकी हुकूमत को तो आए हुए 2 बरस हुए हैं खाली।
पीटीआई की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को तो आए हुए सिर्फ 2 बरस हुए हैं, गुज़िश्ता 12 बरस का सारा मलबा आप इन पे कैसे डाल सकते हैं? मैं तो मलबा डाल ही नहीं रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि 12 बरस में बहुत कुछ बदल गया। 2011 में भी बारिश हुई थी, इतना बुरा हाल नहीं था, क्योंकि उस वक्त वफाकी हुकूमत भी मदद करती थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो सिंध के साथ ज्यादती नहीं करती थी, वो सिंध की भी मदद करती थी, वो पंजाब की भी करती थी, केपी के बलूचिस्तान की भी करती थी। इस वक्त हम जो देख रहे हैं ना वो ये है कि सिंध को किसी किस्म का पैसा ना दो, जो हक भी बनता है वो भी ना दो। पिछले बजट में भी 229 अरब रुपए कम मिले। आप कराची पैकेज की बात कर रहे हैं कि जी वजीर आजम साहब उसके ऊपर न जाने क्या बैठे उस पर गौर फिक्र कर रहे हैं और सैटरडे को आएंगे। 2019 के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे और 162 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था। वो पैसा कहाँ गया, किसको मिला, कहाँ लगा, हमें नहीं पता। अगर हमें बता दें पीटीआई वाले तो उनकी बड़ी मेहरबानी हो। दूसरी चीज ये है K4 की पॉलिसी में बात करें, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर साहब बंद कर गए। उन्होंने कहा कि जी इसमें करप्शन होगी, हम इंक्वायरी करेंगे। आज 2 साल हो गए, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। पर्सपेक्टिव ले लें बात को, आप दोनों ही हैं, आप दोनों ही हैं, बात को आप दोनों से बात करते रहेंगे ना स्टेप बाय स्टेप। खुर्रम शेख जमान साहब, उनकी असम्पशन ये है, शर्मिला फारूकी साहिबा की असम्पशन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने चूंकि मदद करनी बंद कर दी है और जब बारिश होती है उस वक्त जो मदद फेडरल गवर्नमेंट करती है वो क्रूशल होती है। और इस वक्त जो कराची तबाही का सामना किया है गुज़िश्ता 6 हफ्तों में, उसकी बेसिकली वजह फेडरल गवर्नमेंट की मदद ना करना। नहीं, देखिए सर, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले शुरुआत किया आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया और आपने फरमाया कि उन्होंने आके किस तरह अपनी डिमांड्स की हैं और किस तरीके से वो आए हैं, जरदारी साहब से मिले हैं, बिलावल जरदारी से मिले। तो सबसे पहले तो हमें याद हो कि ये वही साहब है ना जो कराची, लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर जरदारी साहब को घसीट कर उनके पेट से कौम का लूटा हुआ पैसा निकालने वाले ये वही साहब हैं जो कि आज अपनी करप्शन को बचाने के लिए इनके पास आए और कुछ इनसे सहारा लेना चाह रहे हैं। तो कम से कम शहबाज शरीफ तो आके हमें ये ना बताएं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये वही साहब हैं जब आज से 2-3 साल पहले आए थे तो यहाँ पे आके फरमा रहे थे कि मैंने देखा कि एक बिजली के खंभे के ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है और वो लाइट बंद है और जमीन पे कचरा पड़ा और साथ में गटर का पानी बह रहा है। ये आप 2 साल पहले को उनका बजट निकाल लें तो आपको नजर आएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो इन्होंने ये फरमाया कि वफाकी हुकूमत जो है जो शेयर बनता है सिंध का वो इनको दे नहीं रही है। देखें, ये नामुनासिब स्टेटमेंट है, गुजारिश और माजरत के साथ कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा वफाकी हुकूमत करे तो वजीर आजम को अदालतें जो है कोर्ट में लाके खड़ा कर देंगी। सिस्टम बना है, थ्रू सिस्टम स्टेट बैंक में पैसा आ जाता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात आपने फरमाई कि ये भी हमें कोई बता दे कि 162 अरब रुपए कहाँ लगे। मैं वैसे भी 2-3 शोज में बता चुका हूँ। एक आखिरी दफा मैं शर्मिला साहिबा को वापस बता देता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार किसी शहर के अंदर 6 ब्रिज एक साथ इनॉग्रेट हुए नाजमाबाद के अंदर, वो उसी पैसों का हिस्सा है। 5.9 किलोमीटर्स का निश्ता रोड मुकम्मल हुआ, 5.4 किलोमीटर्स का मंगोपी रोड मुकम्मल हुआ। कुछ दिनों में कराची शहर के लिए 50 फायर ब्रिगेड फायर इंजन डिलीवर होने वाले हैं, वो उसका हिस्सा है। और उसके साथ साथ ग्रीन लाइन की बसेस और उसका IT सिस्टम वो भी उसका हिस्सा है। ये मैंने आपको जवाब दे दिया। मेरी गुजारिश है कि प्लीज आइंदा अपना पूछेगा। दूसरे जनाब, मैं आपसे कहूं कि आपने फरमाया है कि हमारा कितना गर्ज है, हम कितना कराची के लिए फिक्र करते हैं। सर, मेरी रिक्वेस्ट आपसे प्लीज जरा सुनिए कि देखें, ये जितना काम है जो 162 अरब का बताया और उसके अलावा जो वजीर आजम साहब परसों के अनाउंस करने वाले हैं, ये सब कुछ NFC के अलावा है। देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हर साल यहां पर रोड बनाने के लिए, पीने का पानी फराहम करने के लिए, कचरा उठाने के लिए, बसेस लाने के लिए, ये सब कुछ इनको हर साल पैसा मिलता है। तालीम के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ये क्यों बार बार पैसा मांगते हैं? पैसा तो सर NFC के जरिए मिल रहा है ना, उसको हम तो नहीं रोक सकते हैं। हमारा तो देखें सबसे बड़ी शिकायत अपनी वफाकी वो मेरी ये शिकायत है सर, मेरी ये मैं खत्म कर रहा हूं। मेरी वो शिकायत है कि NFC के जरिए हम इनको पैसा दे देते हैं, लेकिन वो पैसा जाता क्या है? हमने डिमांड की है वफाकी हुकूमत से कि NFC के साथ साथ PFC को उसके साथ लिंक किया जाए। सो प्लीज ये ना कहें कि वफाकी हुकूमत नहीं करी, वफाकी हुकूमत सब कुछ कर रही है। लेकिन आप पूछें अपने उन मिनिस्टर से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं तो यहां तक कहा कि शर्मिला को बना दें लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर, यकीन करेंगे बेहतर शर्मिला को जवाब दें और खवातीन उनको बना दें। ये रिपीट होते जा रहे मिनिस्टर। ठीक है, जरा रुकिए शर्मिला जी वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि वफाकी हुकूमत अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, जो पैसे उसको देने हैं आइन के तहत वो तो दे ही रही है NFC अवार्ड में, ऊपर से भी वो 162 का भी उन्होंने हिसाब दिया। और आपसे काउंटर क्वेश्चन ये पूछा है कि जो पैसे आप लोगों को मिलते हैं उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन?
डॉक्टर साहब, पहले तो मैं अपने भाई की थोड़ी सी इस्लाह करती चलूं कि मेरे भाई ने जो हिसाब दिया है वो तो चंद 1 अरब रुपए का दिया। मैं तो 162 अरब रुपए का हिसाब मांग रही हूँ, और उसके अलावा जो 15-15 करोड़ रुपए इनके सिटिंग एमएनएस को दिए गए वो कहाँ लगे? क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के 3 एमएनए हैं कराची से, उनको पैसे नहीं दिए गए डेवलपमेंट फंड, लेकिन अपनी स्टेटेड पॉलिसी के खिलाफ जो खुद इमरान खान साहब कहते थे कि एमपीएस एमएनएस का क्या काम है डेवलपमेंट फंड से, 15-15 करोड़ रुपए दिए गए, वो कहाँ लगे हैं? बिलखुसूस जो लियारी से जो इलेक्टेड एमएनए, कहाँ लगा है वो 1 रुपया? दूसरी चीज ये है, 1500 रुपए दिए, 15 करोड़ रुपए पर एमएनए, 15 करोड़ रुपए। मैं बजट की किताब पढ़ बता रही हूँ, 15 करोड़ रुपए दिए, 40 हैं। ठीक, अच्छा नहीं, मैं कंप्लीट करूँ, मैं थोड़ा जवाब दे दूँ ना खुर्रम भाई। अच्छा, दूसरी चीज ये है, मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि जी 50 गाड़ियां केएमसी की मिल जाएंगी। अच्छा जी, ये तो आपने बजट में दिखा दिया कि जी 1.8 अरब रुपए का केएमसी फायर फाइटिंग स्कीम थी जो फेडरल गवर्नमेंट खुद एग्जीक्यूट कर रही है। उसमें यूटिलाइजेशन तो आपने 1.2 अरब रुपए की दिखा दी, वो गाड़ियां किधर है? अभी तक तो नहीं आई है। आज हम सितंबर के अंदर खड़े हुए, ये तो पिछले साल के बजट में आपने यूटिलाइजेशन दिखा दी। इसका मतलब है कि वो चीज तैयार हो गई है, वो किधर है? व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग? दूसरी चीज, आपने मंगोपीर रोड की बात करी, चले डॉक्टर साहब आप भी मेरे साथ चले, मैं भी कराची में हूँ, आप आए, मैं आपके साथ चलती हूँ मंगोपीर रोड पे। उसमें दिखा दिए 2.4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 1.5 अरब रुपए यूटिलाइजेशन दिखा दिए। तो मंगोपीर रोड आके आप देखें कितना बनाए कितना नहीं बनाए। तीसरी एमटी सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट 24.6 अरब रुपए बजट यूटिलाइजेशन। मैं आपको बताऊं 2019 जून में 21.2 अरब रुपए यूटिलाइजेशन, खत्म पैसा। जून 2020 में मजीद 19.5 अरब, खत्म पैसा। एक बस आपको कराची में नजर आई है, और ये सारी एग्जीक्यूशन फेडरल गवर्नमेंट कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी लिमिटेड के तहत कर रही है। इससे सिंध गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो चोर है। दूसरी बात, K4 का प्रोजेक्ट, पानी पानी पानी, मैंने आपसे कहा ना कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर साहब रुकवा गए उसको कि जी सिंध गवर्नमेंट तो पैसा खा जाएगी। वो क्या हुआ? आज हम 2020 के सितंबर में खड़े हुए हैं, क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का? कोई चोरी निकली, कोई डाका निकला? बता दें। नहीं निकला तो एग्जीक्यूट करने दीजिए। दूसरी चीज ये है कि जनाब मुझे एक बात बताइए, अभी पिछले दिनों बेहाल थे कराची वाले की इलेक्ट्रिक से, बेहाल। मतलब 6-6 दिन हमारे घरों में लाइट नहीं थी और कोई हमारा फोन सुनने को तैयार नहीं था। क्या किया नेपरा ने? 25% शेयर वफाकी हुकूमत के पास है। क्या किसी की बास पुश हुई? क्या नेपरा को ने कोई फाइन किया? 20 करोड़ रुपए आज फाइन लगाया है। कितना फीसद शेयर वफाकी हुकूमत के पास है? कितना फीसद शेयर वफाकी हुकूमत के पास है? 25% शेयर आज भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। 25% शेयर। नेपरा जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्या किया उसने? वफाकी वजीर है उमर अयूब साहब वाटर एंड पावर की, क्या किया? फेडरल मिनिस्टर साहब आपका जवाब से लाइट नहीं। मुझे बताइए, कराची वालों के जख्मों पे नमक छिड़क के आपने 1 रुपए मजीद पैसे बढ़ा दिए, इजाजत दे दी टैरिफ बढ़ाने का कि इलेक्ट्रिक को, ये आपने तोहफा दिया है, ये आपने शाबाशी दिया है कि कराची वालों को आपने जलील किया। चलो बिजली और 5.5 अरब रुपए का और मजीद उनको सब्सिडी दे दी है। क्या मजाक है ये? इस तरीके से आप करेंगे कराची की? मुझे तो समझ नहीं आता। जो अख्तियार आपके पास है, अख्तियार में आप मजीद अच्छा लग रहे हैं। मुझे तो पता है नहीं जवाब देने वाला। देखिए इसमें मीर साहब कोई एनएससी अवार्ड का, डॉक्टर साहब एनएससी अवार्ड से हमें 229 अरब रुपए पिछले बजट में नहीं मिले हैं। जानते हैं हम सबने रो रो के ये फ्लोर ऑफ असेंबली का गलत बात नहीं है। ये बजट की किताबें बोल रही हैं भाई आपकी। रुकिए, आप फिर भी कैसे कह रहे हैं? देखिए जोर लगाने से, ऊंचा बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप वफाकी हुकूमत से ये सवाल कर रही हैं कि पानी का क्यों नहीं, K4 का जो लाइन है वो क्यों नहीं मुकम्मल हुई। आप वफाकी हुकूमत से ये सवाल कर रही हैं कि बसेस क्यों नहीं आई हैं। आप वफाकी हुकूमत से ये सवाल कर रही हैं कि स्टॉर्म ड्रेन का मामला क्यों नहीं हल हुआ। ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। 12 साल से मोहतरमा जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आपकी सिंध गवर्नमेंट है, ये आपका काम था। सवाए बिजली की लोड शेडिंग के अलावा आपने कोई बात भी सही नहीं करी। देखिए मैं वो शख्स नहीं हूं कि जो चीज़ अगर गलत हो रही होगी तो मैं आपसे कहूंगा कि वो सही है।
के इलेक्ट्रिक के बारे में आपने जो फरमाया, जो नालायकी के बारे में आपने उनसे कहा, मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि के इलेक्ट्रिक ने इस पूरे शहर को बर्बाद किया हुआ है। लेकिन आप ये कह दें कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है पानी का मसाइल हल करना। मैं गुजारिश करता हूं, इन्होंने फरमाया K4 के बारे में, देखें ये सिलसिला शुरू हुआ था सिंध असेंबली के अंदर, ये भी मेंबर थी, मैं भी था। ओवैस मुजफ्फर टप्पी साहब ने बड़ी लंबी तकरीरें करी, वो चले गए। उसके बाद आए जामशोरो साहब के K4 आ रहा है, K4 मुकम्मल हो गया, डिजाइन हो गया है, वो चले गए। उसके बाद सईद गनी आए, सईद गनी चले गए। उसके बाद नासिर शाह आए, नासिर शाह चले गए, वापस सईद गनी आए। इन 6 मिनिस्टर्स ने कराची की आवाम को जिस तरीके से K4 के ऊपर बेवकूफ बनाया, जिस तरीके से झूठी स्टेटमेंट्स दिए फ्लोर ऑफ द हाउस, आप उसको जाएं, आप उसको चलाएं, आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। 20 से 25 करोड़ रुपए सर इन्होंने जाया कर दिए, और जब वो 25 करोड़ रुपए जाया हो गए तो फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आला साहब ने स्टेटमेंट दी कि जो डिजाइन बना था वो डिजाइन गलत बना था। क्या उसके डिजाइन को ठीक करना नवाज शरीफ का काम था जो उस वक्त वजीर आजम थे, या आज के वजीर आजम का काम है? वो तो सूबे के वजीर आला और इनके मिनिस्टर का काम था। 25 करोड़ रुपए आवाम के जाया हो गए, और वह सिर्फ इस बात पे कि डिजाइन गलत बना था। मैं अपनी हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमसे पहले वाली हुकूमत थी मीर साहब, उन्होंने अपना शेयर इनको दे दिया था, उनका जितना हिस्सा था वो दे दिया। आज वो जो 75 या 25 अरब का जो प्रोजेक्ट था वो आज 7.25 अरब रुपए के ऊपर चले गया, इनकी नालायकियों की वजह से। बुनियादी तौर पे खुरम साहब मेरे साथ रहे, मैं इस सवाल को, जी खुरम शेर जमान साहब मेरे साथ रहे। शमीला, वो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के मॉडल के अंदर 18th अमेंडमेंट के बाद खास करके, जिसको किस तारी आपकी जमात भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उसको लेके चलती है, ज़्यादातर जिम्मेदारियां जो हैं, जो जिम्मेदारी उठानी है वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उठानी है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जो मुसलसल इल्ज़ाम है कि आपने सिटी गवर्नमेंट को भी फंक्शनल नहीं होने दिया और अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं की, ये एक आर्गुमेंट है जिसको लेकर वो चल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करती चलूं। देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां जरूर होती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाती है और एग्जीक्यूट करती है। लेकिन जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट हुआ, या मंगोपी रोड की रिकंस्ट्रक्शन हुई, या KMC की फायर फाइटिंग स्कीम्स हुई, या K4 का प्रोजेक्ट हुआ, इसमें वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट शराकत दारी करती है, या तो 50% फंडिंग करती है या उससे ज्यादा करती है। ठीक है, ये किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने रिसोर्सेज से इन प्रोजेक्ट्स को फंड करे। मेगा प्रोजेक्ट्स, ये पंजाब में भी ऐसे ही होता है, ये बाकी सूबों के अंदर भी ऐसे ही होता है, KBK बलूचिस्तान वगैरह में भी ऐसे ही होता है। अगर आपका शहर बारिश से बंद हो जाए, डूब जाए, लेकिन शमीला अगर पूरा शहर, आपका सबसे बड़ा सिंध का शहर जो है वो बारिश में डूब जाए, तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी? अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाते हैं डॉक्टर साहब। देखिए, मैं अगर ये बात कहूंगी कि इतनी अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई कि 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया और कोई भी शहर जो है इस तरह तैयार नहीं था ऐसी बारिशों को लेने के लिए, तो आप कहेंगे जी आप तो सियासत कर रही हैं, आप तो पीपल्स पार्टी की हैं, तो आप तो डिफेंड करेंगी। ये तो चीफ आर्मी स्टाफ भी आपको कह गए परसों कि इतनी बारिशों के लिए पाकिस्तान का कोई भी शहर तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन कह दिया कि जनाब वफाकी हुकूमत नालायक है, नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है। KSC के साथ इन्होंने क्या किया, क्या करा? ये इलेक्ट्रिक को नहीं संभाल सके, ये तो ये बाकी चीजें क्या करेंगे? ये मैं नहीं कर रही, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि यस, हम बिल्कुल भी हम इस किस्म की बारिशें के लिए कराची बिल्कुल भी, कराची तो क्या, आप कराची से आगे तो निकले ना, थोड़े अंदरून सिंध की तो बात करें ना, मीरपुर खास की बात करें, क्या 585 मिलीमीटर बारिश हुई है। मतलब वहां के बंदों में क्रैक आ गए हैं, वहां के शगाफ पड़ गए हैं। मतलब सिर्फ कराची इज नॉट सिंध, कराची से आगे भी सिंध है ना, और मेजर सिंध तो कराची के आगे है। आप हैदराबाद दोनों देखिए, जो हमारा लेफ्ट बैंक है पूरा डूब गया है। कितनी तबाही हो रही है बारिशों में। अभी मैं देख रही थी, आज जो तस्वीर आ रही है मालाकंड से स्वाद से, वो बह गया है, वो डूब गए लोगों के घर। 101 लोग सिंध के अंदर जो है वो बेचारे इन बारिशों की मतलब में दफन हो गए। इसी तरीके से आप खैबर पख्तूनख्वा की बारिशें देखेंगे, अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हो रही हैं यहाँ पर। ये दिस इज नेचुरल कैलेमिटी। ये आप ना सोचिए कि एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंस आके सिर्फ इसको करेगा। यहाँ पर वफाक की जिम्मेदारी भी आ जाती है। जब जलजिला आता है या सैलाब आते हैं, ये फ्लैश फ्लड्स थे, ये कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको ऑन इट्स ओन डील नहीं कर सकती भाई। ये इसके लिए आपको मेजर फंडिंग की जरूरत है, इसके लिए आपको लोगों को रिलीफ देना है, लोगों को रिहैबिलिटेट करना है। लोग बर्बाद हो गए भाई।
ठीक, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़िर, आपने पर्सपेक्टिव सुना, एक तरफ सिंध हुकूमत से शमीला फारूकी साहिबा का आपने बयानिया सुना, उनकी एक्सप्लेनेशन सुनी, दूसरी तरफ से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब का पर्सपेक्टिव सुना, जो हालिया तबाहकारी है कराची की, कि कराची की मैनेजमेंट जो है उसका जिम्मेदार कौन है और वहाँ पर किस किस्म के इशूज़ हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम ये सवाल उठाते हैं, खुर्रम शेर ज़मान साहब से समझना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिस पे कई दिन से यहाँ इस्लामाबाद में गुफ्तगू शुनीद हो रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जनाब फहद हुसैन साहब ने कुछ लिखा भी है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं, उस पर क्या तवक्कुआत हैं कराची में, क्या कराची के शहरी जो हैं वो तवक्को करते हैं, वहाँ का बिजनेस, वहाँ के पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर पाएगा, पैकेज क्या नहीं कर पाएगा। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम मुसलसल बात कर रहे हैं कराची शहर के हवाले से एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, एक ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की, जिसको लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो हफ्ते के दिन कराची शहर पहुँच रहे हैं। कराची में उसके हवाले से क्या तवक्कुआत है, इससे पहले कि खुर्रम से पूछें, हमें शमीला फारूकी साहिबा से पूछना चाहिए। शमीला फारूकी साहिबा, सिंध हुकूमत क्या एक्सपेक्ट करती है, आपकी पार्टी क्या एक्सपेक्ट करती है कि प्राइम मिनिस्टर के प्लान को क्या ऑफर करना चाहिए? देखिए, हमें कुछ खास उम्मीदें तो नहीं है वज़ीर आज़म साहब से। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि पिछले साल 2019 में मार्च था, शायद मार्च या अप्रैल, और वज़ीर आज़म साहब आए थे कराची और बड़े फैनफेयर के साथ आए थे और 162 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस करके गए थे। उसमें से आपको मेरा ख्याल है कोई 10-20 करोड़ की कुछ आपको प्रोजेक्ट्स का इन्होंने हवाला दे दिया कि यहाँ इनॉग्रेशन होगी, वहाँ इनॉग्रेशन होगी। मैंने आपको बताया ना कि ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इनके 14 MNAs हैं कराची से, 15-15 करोड़ रुपए हर एक MNA को फंड दिया, 210 करोड़ तो ये हो गए। मुझे कोई बता दे कि वो कहाँ लगे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगा देते, कहीं ड्रेनेज पे, कहीं। देखिए, ये जो हमने एक फिगर दिया था ना $10 करोड़ का, कि कराची को चाहिए कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प किया जाए, जिसमें बड़ा हमारा आपकी कुछ भी नहीं है। जी, हमारी प्राइम मिनिस्टर से कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं आपकी इस स्टेज पे। प्राइम मिनिस्टर साहब से तो इस मुल्क की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रही है। जो महंगाई है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप अगर के इलेक्ट्रिक, जिसमें मैंने आपसे पहले स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात कर रहे हैं जिसको हैमर किया जा रहा है, तो आप कह रही हैं कि उसमें कुछ आप तो कुछ भी कह रही है, उस पर वैल्यू ही कोई नहीं। वो तो कई दिन से उसकी बात हो रही है। बता रही हूँ डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए ना कि माजी में पिछले 2 सालों के अंदर सिंध के हवाले से और अब बिलखुसूस कराची के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इतने मसरूफ हैं, इतना कोई एक आला पैकेज बना रहे हैं जिसकी वजह से वो कराची नहीं आ पा रहे? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके चले गए, शहबाज शरीफ आके चले गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा न किया। इवन ड्यूरिंग कोविड 3 सूबों को दौरा। खुर्रम शेर ज़मान साहब, क्या तवक्कुआत है आपकी? शर्मिला या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कुछ भी तवक्को नहीं करते, आप क्या बता सकते हैं कि कराची के शहर में क्या तवक्कुआत हैं, क्या आपको मालूमात हैं वज़ीर आज़म के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से? जी, तसल्ली से सुनेंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, और हम बैठे बताने के लिए, क्योंकि शायद कुछ मेंबर्स ऐसे हैं पीपल्स पार्टी के, शायद उनको कुछ नॉलेज नहीं है, वो शायद टीवी नहीं देखते हैं, शायद अखबारात नहीं पढ़ते हैं, या उनकी गवर्नमेंट उनको बताती नहीं है। 2 दफ़ा इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को 15 करोड़ रुपए मिले हैं, वो बताएं कि वो क्या काम हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 15 नहीं, ये तकरीबन 25 करोड़ रुपए हैं, और उसके अलावा 15 से 20 करोड़ रुपए और मिलने वाले हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो आज तक किसी MNA को सूबे सिंध में फंड्स दिए नहीं ना, कोई तरक्याती काम कराई नहीं। आज की तारीख के अंदर पिछले 6 महीने की मैं बता रहा हूँ कि कराची के अंदर जितनी भी गली मोहल्लों के अंदर काम हो रहा है, वो तहरीक इंसाफ के MNAs करा रहे हैं। चाहे वो पीने के पानी की लाइन्स हो, चाहे वो गलियों के अंदर कारपेटिंग का काम हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हो, चाहे वो सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करना हो, चाहे वो पार्क्स की तामीर हो। ये कराची की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है 18वीं तरमीम के बाद कि वफाकी हुकूमत ने अपने MNAs के लिए इतनी बड़ी तादाद में फंड्स दिए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि शर्मिला साहिबा 40 करोड़ रुपए और आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, कोई 1 टका भी हमारे घरों के अंदर नहीं आएगा। ये अवाम का पैसा अवाम के ऊपर लगेगा। उसके साथ साथ इन्होंने एक दफा वापस, आप कह रहे हैं कि पहले 25 करोड़ रुपए फी MNA दिया गया है, क्या आप ये कह रहे हैं कि हर MNA को, आप ये कह रहे हैं कि आपके 14-15 MNAs को जी 25 करोड़ हर MNA को दिया है, या टोटल 25 करोड़ मिला है? जी जनाब,
ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है कि गली मोहल्लों में वफाकी हुकूमत काम कर रही है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि तो कुछ कर रही ना, मैं मुकम्मल करूंगा। हर एमएनए को 25 करोड़, अगर हर एमएनए को, सर मैं ये पूछ रहा हूं खुर्रम भाई, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर हर एमएनए को 25 करोड़ मिले हैं तो 10 एमएनए को फिर 2.5 अरब हो गया, फिर इस हिसाब से ये तो 3 अरब से ज्यादा पैसे बन गए। बिल्कुल जनाब, 3 अरब है, बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल अमाउंट, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मुकम्मल करूं अपनी बात को। बिल्कुल जनाब, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें ना कि क्या है कि लोगों को गुमराह करने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं कि यहाँ पे टोटल अमाउंट किया कितना जाता है। है? दूसरी बात आपने फरमाई कि वजीर आजम साहब, टोटल अमाउंट कितना है? 3 अरब है। कर लें इसको, आप टोटल अमाउंट 3 अरब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 350 करोड़ आप इसे मल्टीप्लाई कर लें 14 एमएनए से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 300 करोड़ जी 40 करोड़। जी, उसके अलावा मैं आपसे बताऊं कि आपने तो शर्मिला प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा, मैंने आपकी बारी में नहीं बोला, तो फिर मैं नहीं तो मीर साहब इनसे फरमाएं कि अपनी बारी में बात करें प्लीज। एक आप इंतजार करें अपनी बारी का। नहीं, मैंने पुरशाद आप नो यूज अगर आप बीच में बोलेंगी तो। मीर साहब आप बात ये मैं कोई तमीज नहीं है, मैं बात कर रहा हूं, बीच में बोले जा रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आएगा? आपने अपनी बात कर ली, जो काम किया है अब तक वो 2 अरब की, अब जवाब आ रहा है, बर्दाश्त रखें सुनने की। मैं थोड़ी वजाहत अपनी देखिए ये मैंने आपसे अमाउंट बताया कि ये अमाउंट काम किया आपके एमएनएस ने, क्या वो जस्टिफाई करता है 2 अरब का? क्या 2 अरब का काम हुआ है? ये मेरा सवाल है कि क्या काम इतना हुआ है? 2 अरब रुपए बिल्कुल जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कि आज से पहले कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि गली मोहल्लों के अंदर जो है इस तरह काम हुआ, और लियारी के एमएनए को भी दिया है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि देखें ये तो वो सारा पैसा हो गया जो एमएनएस को मिला है। ये पैसा नहीं होता, बेसिकली स्कीम्स होती हैं जो एमएनए लिख कर देते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये काम हो, फला जगह भी ये काम हो। इसके अलावा देखें आपने फरमाया कि वजीर आजम साहब आ रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, और शर्मिला साहब ने फरमाया कि मुझे तो इतनी तवक्कात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्या काम करने जा रहे हैं, अगर इनके अंदर हौसला हो सुनने का। वो कराची के पीने के पानी का मसला हल करना चाह रहे हैं, जो कि 12 साल से पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी वफाकी सूबाई हुकूमत होते हुए। वो कराची की जितने भी जी K4 मतलब जो पीने के पानी के मसाइल हैं, वो यहाँ पे स्टॉर्म ड्रेन्स के जो मसाइल हैं कि जो थोड़ी बारिश होती है, क्योंकि देखें जो आपकी ज्यादा एक बहुत ज्यादा तबाही वाली बारिश हुई है वो तो छठे स्पेल में थी ना। इस साल में जो 6 स्पेल्स थे, 5 स्पेल्स थे, उसमें भी कराची का सत्यानाश हुआ। तो आपके जो वजीर आजम है वो कराची के जो नाले हैं उनके मसाइल हल करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 12 साल में आप नहीं कर सके। आपके वजीर आजम ये भी अनाउंस करने वाले हैं कि कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल किस तरह हल कर सकेंगे, क्योंकि आपके जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो 12 साल में एक बस भी नहीं दे सके, वो ये करने आ रहे हैं। उसके साथ साथ क्योंकि माशाल्लाह आपने लोगों को तो बर्बाद करा, आपने मरीन लाइफ भी खत्म करी। आप अरेबियन सी के अंदर बगैर ट्रीटमेंट का सिर्फ जो सीवेज वाटर है वो आप डंप करते हैं, जिसकी वजह से मरीन लाइफ तबाह हो रही है। आपके खिलाफ तो इंटरनेशनल कोर्ट में केस होना चाहिए। 12 साल में आपने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए, वो उसमें आपकी मदद करने आ रहे हैं। उसके साथ साथ आखिर के अंदर आपके जो रोडों के तबाह हाल हैं, जो कि 12 साल में रोडों की मुरम्मत नहीं करा सकी, वो करने आ रहे हैं। आखिरी चीज, क्योंकि 12 साल में पीपल्स पार्टी कराची के कचरे को नहीं संभाल सकी, हर गली मोहल्ले में कचरा है। वज़ीर आज़म साहब कराची के वेस्ट, सर एक सेकंड सर, कराची सर आखिरी चीज पैकेज है, कराची जो सेंटर का वज़ीर आज़म का ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है, उसके खद्दो-खाल उन्होंने वज़ा कर दिए। हाँ, सो हुज रिस्पांसिबिलिटी इज इट? आपका क्या रिस्पांस है? ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज सूबाई हुकूमतें करती हैं या वफाकी हुकूमत करती हैं? डॉक्टर साहब मेरा सिर्फ एक बड़ा छोटा सा मासूमाना सवाल है खुर्रम भाई से। इन्होंने मेरी वजाहत कर दी, मेरी नॉलेज में इजाफा किया कि 15 करोड़ नहीं मिले इनके एमएनए को, हर एमएनए को 25 करोड़ मिले। इसका मतलब है 350 करोड़। तो 350 करोड़ कहाँ लगे? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू करते हैं ना, लियारी से शुरू करते हैं। इनका वहां का एमएनए शपूर शाद। सर ये बता दीजिए कि वो 25 करोड़ में लियारी में क्या देखिए कह देने से रोड बन गए, पानी सही हो गया, फला हो गया, ये तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। मुझे आप ये बताइए तस्वीर के साथ जरा दिखाइए तो सही ना, जरा लियारी की आवाम से बात तो करवाइए। या आप यहाँ पर डिफेंस क्लिफ्टन में जो आपके एमएनए इलेक्ट हुए थे, मुझे ये बताइए ना आपने डिफेंस क्लिफ्टन में क्या लगाया है, ये मुझे बताइए ना। अगर आपने पैसा यहाँ लगा दिया होता, आप तो डिफेंस क्लिफ्टन में इलेक्ट हुए ना, तो अगर आपने यहाँ पैसा लगा दिया होता ड्रेनेज पे, रोडों पे, तो आज ये हाल ना होता कराची के डिफेंस क्लिफ्टन का जब बैठे। जवाब ले ले इसका खुर्रम से। खुर्रम ये वो एक अकाउंटिंग सवाल पूछ रही है, इसका जरा एक क्विकली जवाब ले ले खुर्रम साहब के। भाई मैंने यही सवाल आपसे पूछा था कि 3 अरब से एक ज्यादा रुपया आप कह रहे हैं कि लगे 3 अरब रुपया।
और वाकई मुल्क की तारीख में देखिए सर, असल में क्या हुआ है कि 12 साल के अंदर ना हमारी भी फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत थी, हमने कभी इतने MNAs को पैसे नहीं दिए, क्योंकि मतलब 40 करोड़ 25 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट शुक्र है आपने माना तो सही। 2 साल में एक MNA को 75 करोड़ रुपए, ये तो उनकी लॉटरी लग गई है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं लगा, बस लॉटरी लग गई है उनकी। मुझे आप ये बताइए कि वो पैसा लगा कहाँ है और लगने कहाँ जा रहा है। दूसरी बात ये है, पानी का मसला ठीक कर देंगे। आइए आपको मैं एक कन्वर्टेबल गाड़ी में लेके जाता हूँ और आपको दिखाऊंगा सब। चलें कल मेरे साथ पूरे कराची का विजिट करते हैं, आए गली मोहल्लों में चलते हैं, आए लोगों से मिलते हैं। चलिए मेरी बहन, कल आपके साथ चलते हैं। और 162 अरब रुपए जो पिछले कराची पैकेज के अनाउंस कर गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, फिर 162 अरब रुपए लगे हैं वापिस 162। हंसना तो मुझे भी दिल चाह रहा है मेरा भी कि मैं हंसूं हा 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 करके, लेकिन मसला ये है कि मुझे बता दूं शर्मिला, इसका तो वो कहते हैं कि वो आपको, ठीक है, मेरा भी यही सवाल है शर्मिला, मेरा भी यही सवाल है। वो कहते हैं कि वो इसकी वजाहत आपको कर सकते हैं, लेकिन कि मेरा भी यही सवाल है कि हमें पता चलना चाहिए कि 3.5 अरब रुपया अगर कराची की गलियों और सड़कों पे छोटे छोटे इलाकों में मोहल्लों में लग गया है तो उसकी विजिबल एविडेंस हमारे सामने जो है वो आनी चाहिए। लेकिन शर्मिला जी, जो एक ब्रॉड बेस पिक्चर खींची है, जो ब्रॉड बेस पिक्चर, सर 2 मिनट रह गए ब्रेक से पहले, फिर हम फैटअप पे जा रहे हैं। ये जो ब्रॉड बेस पिक्चर खींची उन्होंने वजीर आजम के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की, इसमें तो बड़ी अच्छी चीजें हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में तो बड़ी सही चीजें हैं। इसमें आपका क्या रद्द-ए-अमल है ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे, पैकेज पे? सर ये भी हमने कड़वा घूंट भी है, कराची की खातिर बैठे हैं इनके साथ। प्रोफेसर साहब सिंध की मदद करते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। अगर रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारी मदद करते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। अगर ड्रेनेज के ऊपर मदद करते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। हमें जरूरत है, वी नीड द फेडरल गवर्नमेंट, हम इस पे इनकारी बिल्कुल नहीं है, हम चाहते हैं, लेकिन वो मदद तो करें। मेरा सवाल ये है, जो आज मैं बड़ी स्केप्टिकल हूँ ना, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या पैसों को तो हिसाब दें, अरबों रुपए कहाँ गए आपके, खरबों रुपए कहाँ गए, आप तो बताएं। क्योंकि पिछले जो बताएं ना कि 12 साल में खरबों रुपए कहाँ गए। सिंध के लोगों के पास आज पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, ना लाड़काना, ना सेवन, ना हैदराबाद, ना मीरपुर खास। बताइए ना क्या किया 12 साल में आपने खरबों रुपए का। चाह रही हूँ जो 162 को छोड़े, खरबों रुपए बताएं कहाँ गए। तो पुराने गंदे पाकिस्तान से हमें जरदारी साहब ने प्रॉपर्टीज ले ली, 162 अरब रुपए जो आप साफ धुले पाकिस्तान से आए हैं, महल बन गए, लंदन की प्रॉपर्टी, US की प्रॉपर्टी कहाँ गए, मिले हैं दुबई में एमिरेट्स हिल्स, कितना बताऊं मैं आपको। बता दें मुझे, हमें छोड़ देना, हम तो बुरे लोग हैं। वक्त हमारा, शर्मिला जी, खुरम शेर जमान साहब और शर्मिला फारूकी साहब, वक्त हमारा खत्म हुआ है, हमें एक ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक के बाद हम फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से इस वक्त किस किस्म का चैलेंज है, जहां वजीर आजम कहते हैं कि ऑपोजिशन का जो स्टैंड पॉइंट है फैटफ के ऊपर, वहां ये साबित होता है कि हमारी ऑपोजिशन कहां खड़ी है। उस हवाले से हम फेडरल मिनिस्टर जनाब हमाद अजहर साहब से बात करेंगे। यहां पे हमारी डिस्कशन जो है वो कराची शहर के हवाले से रुक जाती है। अब से थोड़ी देर पहले चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी जनाब आसिम बाजवा जो हैं, उन्होंने भी बहुत एक दिलचस्प ट्वीट किया और एक सहाफ़ी ने जो सवालात उठाए थे उनकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से, उसका उन्होंने एक एक चीज़ का जवाब दिया। हमारी कोशिश थी कि हम इस ट्वीट के हवाले से जनरल आसिम से बात कर सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन चैनल कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइन मसलसल बिजी है। किसी अगले प्रोग्राम में हम उनसे ये बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ जो पॉजिटिव है वो ये है कि एक एक सवाल जो उठाया गया था, एक एक जो इल्ज़ाम लगाया गया था, उसका स्पेसिफिक पिन पॉइंट रुपए पैसे के साथ हिसाब दिया गया है कि ये चीज़ कैसे है, और ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अजहर साहब से बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से कि क्या चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान के लिए आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर सनत और पैदावार जनाब हमाद अजहर साहब, जो इससे पहले पाकिस्तान के रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं। मिनिस्ट्री फाइनेंस से उनका गहरा ताल्लुक है। और हमाद अजहर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। हमाद अजहर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का यह कहना है कि अपोजिशन की जमातों ने फैटफ लेजिस्लेशन के हवाले से जो पोजीशन इख्तियार कर रखी है, इससे हमें पता चलता है कि नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातें कहाँ खड़ी हैं। इस स्टेटमेंट के तनाज़ुर में मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि फैटफ के इशू में जो पाकिस्तान जहाँ ग्रे लिस्ट में है बदस्तूर, और तवक्को थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आएगा, वहाँ हम इस स्टेज पे कहाँ खड़े हैं? शुक्रिया आप डॉक्टर मोहित साहब। ये ग्रे लिस्ट में हम नॉमिनेट हुए थे नून लीग के दौर के अंदर, और इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर हम ब्लैक लिस्ट में भी रह चुके हैं, ग्रे लिस्ट में भी रह चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि फैटफ की बैनुल-अक़वामी दुनिया में अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, तो ये ग्रे लिस्ट बड़ी मानी रखती है पाकिस्तान के लिए।
पाकिस्तान को एक मुनफरिद एक्शन प्लान दिया गया 27 आइटम्स के ऊपर, उसमें से 14 हम मुकम्मल कर चुके हैं और बाकी 13 जो हैं उनमें से 11 पार्शली कंप्लीट हैं और 2 इनकम्प्लीट हैं। और हमने अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ है कि इन 27 की 27 को हमने इस साल मुकम्मल करना है। और जो माजी में हमें पिछले 1 साल के अंदर बड़ी तारीफ मिली है बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी से कि हमने वाकई पेशरफ्त की है। दूसरी तरफ मैं यहाँ ये भी वाज़ेह करते रहूं कि एक और एक्शन प्लान या एक और असेसमेंट का क्राइटेरिया जो है वो भी हमारा चल रहा है, जो साल में एक दफ़ा होता है और उसके कोई 40 नुकात हैं, उसमें से भी हम कोई 20-30 नुकात जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं और बाकी जो है वो हमारे बाकी हैं। तो उसकी असेसमेंट भी इस साल हमारी अक्टूबर से फरवरी के दरमियान होनी है। तो ये जो अक्टूबर से फरवरी के दरमियान का पीरियड है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि हमने ग्रे लिस्ट में रहना है या इसमें से बाहर निकलना है, या खुदा न खास्ता अगर सही हैंडल ना किया तो कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं। लेकिन हमाद अजहर साहब, आपने खुद फरमाया, आपने कहा कि इतनी चीज़ें दी गई थी, इतने पॉइंट्स दिए गए थे, उसमें से इतनी चीज़ों पे हमने प्रोग्रेस कर ली है, उस प्रोग्रेस को एक्नॉलेज किया गया है। मैं भी देख रहा था कि शाहीन सेबाई साहब ने बलूचिस्तान टाइम में उनका फैटफ के हवाले से, जो पहले एडिटर रह चुके हैं द न्यूज़ के, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि फैटफ ये समझती है कि सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान ने वाज़ेह प्रोग्रेस की है और बाकी नुकात पे नहीं हुई है। फिर आप खुद कह रहे हैं कि चूँकि हमने प्रोग्रेस की है, लेकिन आप साथ ही कह रहे हैं कि अक्टूबर से फरवरी के दरमियान जो 6 माह हैं बड़े क्रूशल हैं और वहाँ पर ख़तरा है कि हम अगर सही हैंडल नहीं करेंगे तो ग्रे लिस्ट से ब्लैक में भी जा सकते हैं। अगर हमने प्रोग्रेस की है तो फिर ये खतरा क्यों है? क्योंकि देखें, उनके 27 मुनफरिद नुकात हैं और 40 अलहदा नुकात हैं। 2 हमारी असेसमेंट्स हो रही हैं। जो चीज़ें हम मौजूदा कवानीन के तहत कर सकते थे वो हमने की हैं। हमने बहुत ज़्यादा पहले माजी के अंदर जो भी हमारा कानूनी ढांचा था, जो जो उसके अंदर हमें इजाज़त मिलती थी, हमने FMU को मजबूत किया, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। हमने स्टेट बैंक के अंदर जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की। टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ हमने मुख्तलिफ इक़दामात उठाए। हमने बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशंस की, कन्विक्शंस की। ये सारा कुछ हमने ज़रूर किया है, लेकिन अब मजीद प्रोग्रेस के लिए जाहिर है हम फैटफ हमसे तवक्को करता है कि हम अपना जो कानूनी ढांचा है, जो तारीखी तौर पर पाकिस्तान में बहुत कमज़ोर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे जराइम के हवाले से, हमारी जो सजाएं हैं वो बहुत कम रही हैं। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास जो ताकत है वो बाकी ममालिक की बनिस्बत बहुत कम रही है। तो उस लेजिस्लेटिव यानी कि कानूनी ढांचे को बाकी दुनिया के मुताबिक अपग्रेड करने के लिए फैटफ ने हमसे तहरीरी तौर के ऊपर कुछ चीजें मांगी हैं, और वो चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो जाहिर है हमें मजीद प्रोग्रेस नहीं मिलेगी फैटफ के अंदर। हमाद अज़हर साहब, एक तासुर हमेशा से ये रहा है, बहुत से कमेंट्स में देखता हूँ, जैसे मेरे हाथ में एक अभी कमेंट है जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया, जो 2 बहुत फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान ऑन फैटफ्स ग्रे लिस्ट, व्हाट वाई एंड वाई नाउ, जो शाहिद करीम और उस्मान हयात साहब का कोई जून 2019 में आया था, बहुत तफसीली है। दोनों फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, दोनों फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मल्टीनेशनल जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनके साथ काम कर चुके हैं, अकाउंटिंग फर्म्स के साथ काम कर चुके हैं। उनका फाइनल कंक्लूजन ये था कि फैटफ जो है वो फाइनेंशियल से ज़्यादा गालिबन उसका एक पॉलिटिकल एंगल है। और फिर खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आपके की मिनिस्टर्स भी कहते रहे हैं दबे अल्फाज में कि हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को फैटफ में ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो अगर पॉलिटिकल एंगल है तो एक सवाल मेरा यह है कि बाकी ममालिक में जब आप कहते हैं कि भी बाकी ममालिक के मुकाबले में हमारे कवानीन कमज़ोर है, क्या वाकई ऐसा है? क्या हिंदुस्तान में हमसे ज़्यादा बेहतर फाइनेंशियल रेगुलेशन और कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं? देखें, जो हिंदुस्तान जो है ना वो पिछले 10 साल में कुछ फैटफ की कंप्लायंस करके फैटफ का एक मुस्तकिल रुकन बन चुका है। पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद है और हिंदुस्तान पूरी कोशिश करता है कि पाकिस्तान के अंदर से कोई कमजोरी निकले तो उसको पूरी तरह से वो इस फोरम को पोलिटिसाइज करने की भी कोशिश करता है और हमें एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से 2 साल से और 1 साल से जो हमारी खास तौर पर जो प्रोग्रेस आई है फैटफ के अंदर, हमने हिंदुस्तान की ये तमाम साजिशों को नाकाम बनाया है। लेकिन अगर हमारी तरफ से कोई कमजोरी जाती है, यानी अगर दुनिया कह रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आप कवानीन को सख्त करें और पाकिस्तान की अपोजिशन कह रही है नहीं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कवानीन को कमजोर करें, तो जाहिर है ये एक कमजोरी है जो जिसको बैनुल-अक़वामी दुनिया के अगर हम हाथ सामने देंगे तो हिंदुस्तान इसको एक्सप्लॉइट करेगा, पूरी तरह हमारा दुश्मन मुल्क इसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो क्यों हम किसी को ये कमजोरी किसी दूसरे को हाथ में दें? क्यों ना हम ये जो तमाम जराइम है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो जराइम है जो करप्शन में इस्तेमाल होते हैं, जो टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल होते हैं, जिसका
तहरीरी तौर पे दुनिया हमसे मुतालबा कर रही है कि अपने कवानीन को हिंदुस्तान के छोड़ दें, आप बरतानिया के मुकाबले पे लेके आओ, बांग्लादेश के मुकाबले पे लेके आओ, सऊदी अरब के मुकाबले पे लेके आओ, सिंगापुर के मुकाबले पे लेके आओ, और अगर हम कहते हैं कि नहीं हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग छुपानी है, तो जाहिर है कि ये एक कमजोरी है जिसको हिंदुस्तान एक्सप्लॉइट करेगा। तो हमारा साहब, जो फैटफ की लेजिस्लेशन आपने नेशनल असेंबली से मंजूर करवाई और जिसको आप सेनेट में लेके गए और जो अब दोबारा जॉइंट सेशन में आएगी, वहां पर क्या चीज़ आप तब्दील करना चाहते हैं जिसको ऑपोजिशन रोक रही है, और क्या ये टोटल पैकेज है? क्या ये सारा तब्दील करने के बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी? देखें, बुनियादी तौर पे दो चीजें हैं जिस पे ऑपोजिशन एतराज कर रही है। एक ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म है उसको नॉन कॉग्निजेबल से कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाना है। इस सादा जबान में ये कि कोर्ट की इजाजत के बगैर हमारी पुलिस अरेस्ट और तहकीक कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कहीं उनको जुर्म की सस्पेशन नजर आती है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये फैटफ ने तहरीरी तौर पे लिखा है कि पाकिस्तान में इस कानून को नॉन कॉग्निजेबल से कॉग्निजेबल बनाना है। हिंदुस्तान में ये कानून इसी तरह मौजूद है, बांग्लादेश में इसी तरह मौजूद है, बरतानिया में इसी तरह मौजूद है, सिंगापुर में इसी तरह मौजूद है, और ढेरों दर्जनों ममालिक दुनिया के जहां शायद दहशतगर्दी का खतरा मनी लॉन्ड्रिंग का हमसे कम है, वहां पर यह कानून इसी शक्ल में मौजूद है। लेकिन यहां पर ऑपोजिशन जो है उसके ऊपर शोर शराबा कर रही है। दूसरी जानिब एक बात जो फैटफ नहीं कह रहा लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि 2010 में मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में तहकीकाती इदारे को नैब को भी शामिल किया गया, तहकीकाती इदारे को। ऑपोजिशन अब ये कह रही है कि 2010 में जो ऑपोजिशन ने खुद कानून ये बनाया था, अब मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में से नैब की को बतौर तहकीकाती इदारा निकाल दिया जाए। तो ये दोनों मैं समझता हूं बड़ी नाजायज बातें हैं। इन दोनों से हमें फैटफ के प्लेटफॉर्म पर नुकसान पहुंचेगा, और मैं नहीं समझता कि कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ये चाहेगा कि पाकिस्तान का केस ऐसी जगह पे जहां पे आपका दुश्मन मुल्क जो है वो बिल्कुल आपके सामने बैठा है और आपकी कमजोरियां तलाश कर रहा है, ऐसे मौके पर हम कोई कमजोरी उनके हाथ में थामें। तो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, आज हम देख रहे हैं कि आज सुबह से हम सुन रहे हैं कि उन्होंने एक अज़म का इरादा किया है, उन्होंने एक इरादा किया है, और वो अपनी ना सिर्फ अपनी जमात से मशवरा कर रहे हैं इस हवाले से, बल्कि वो डिटर्मिन्ड है, अपने एलाइज से बात कर रहे हैं, अपोजिशन से बात करेंगे। वो क्या है वज़ीर आज़म की जो सारी जो एंगेजमेंट है फैटफ के हवाले से, उसमें क्या वज़ीर आज़म ऑफर कर रहे हैं अपोजिशन को और अपने एलाइज को? देखिए, हम ये समझते हैं कि फैटफ जो है, अगर इसकी आड़ में नंबर एक कोई एनआरओ तलाश किया गया तो वो हम नहीं देंगे। इस मुल्क का क्योंकि हमने कोई एनआरओ दिया तो उसका हमें ना सिर्फ के फैटफ पे नुकसान पहुंचेगा, बल्कि हमारा जो पूरा सियासी कल्चर है वो ये इस तरह के एनआरओ से उसके नुकसान पहुंचता है। दूसरी चीज़ ये कि हम इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी बिल्स हैं हम इनको मंजूर कराएंगे, और हम इंशाल्लाह ताला फैटफ के अंदर जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने जाते जाते ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को धकेला था, हम इंशाल्लाह ताला बहुत करीब हैं कि हम ग्रे लिस्ट से इसको वाइट लिस्ट में लेके आएंगे। और जो मुल्क दुश्मन अनासिर, चाहे वो मुल्क के अंदर मौजूद हैं या बैरून मुल्क मौजूद हैं, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए और पाकिस्तान जो है वो माशी मुश्किलात का शिकार हो जाए ब्लैक लिस्टों में के अंदर जाने से, और फिर उन माशी मुश्किलात की को बुनियाद बना के अपनी सियासत चमकाने की कोई अगर कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह ताला उसको हम नाकाम करेंगे। लास्ट क्विक क्वेश्चन है कि ये फैटफ का जो रिफॉर्म पैकेज है लेजिस्लेशन का, अगर ये मंजूर हो जाता है जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में, तो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हम तवक्को कर सकते हैं कि हम निकल आएंगे ग्रे लिस्ट? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि हम ये जो हमारा जॉइंट ग्रुप का एक्शन प्लान है 27 आइटम्स का, इसको मुकम्मल करने में तो हमें बहुत मदद मिलेगी। और जो हमारा एनुअल एक असेसमेंट हो रही है MER की, APG के जरिए, जो फैटफ का ही एक इदारा है, और अगर हम उसमें भी पूरा ना उतरे तो हमें एक नया एक्शन प्लान दिया जा सकता है, वो मुकम्मल करने में भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इन कवानीन को जाहिर है कि जब हम नाफिज करते हैं तो उसके बाद इन्हें ऑपरेशनलाइज भी करना होता है, इनके रूल्स बनते हैं, फिर इनके ऑपरेशनलाइज करके रिजल्ट्स दिखाने होते हैं फैटफ को कि हमने ये कानून वाकई इसका हमने असर भी इसको हमने ऑपरेशनलाइज भी किया, तो और इफेक्टिवनेस उसकी दिखानी होती है। वो अगला चैलेंज फिर ये बन जाता है। वक्त कम है, चैलेंज बड़ा है, लेकिन हमने टारगेट जरूर सेट किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालेंगे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा।
बहुत शुक्रिया हमाद अजहर साहब, वज़ीर सनत के और पैदावार के वफाकी वज़ीर हैं, इससे पहले रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं। हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि पाकिस्तान की फैट ऑफ लेजिस्लेशन के हवाले से प्रोग्रेस कहाँ खड़ी है, कहाँ अपोजिशन के साथ उसमें दुश्वारियाँ हैं और कैसे ये रिफॉर्म पैकेज जो है लेजिस्लेशन का अगर ये मंजूर हो जाएगा तो पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कान जो हैं बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। नाज़रीन आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।